तो आज हम नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं, ठीक है। तो मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे आज हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और इसके बाद डीएनए प्रिंटिंग पढ़ के हम इस चैप्टर को खत्म करते हैं, ठीक है। तो हम आज स्टार्ट करते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है कि जो एक ह्यूमन होता है उसके अंदर जो जीन्स होते हैं, ठीक है, उनके बारे में बताना कि कितने जीन्स होते हैं, ठीक है, या उनसे क्या पता करते हैं, तो वो सारी चीजें यानी एक प्रोजेक्ट के रूप में देखना, तो उसको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बोलते हैं। ये कब लॉन्च हुआ था? तो ये लॉन्च हुआ था 1990 में, ठीक है। तो 1990 में ये लॉन्च हुआ था। कंप्लीट कब हुआ था जाके? तो 2003 में कंप्लीट हुआ था, यानी 13 साल लग गए थे इसको कंप्लीट होने में, ठीक है। अगर मैं बात करूं, एक बेस पेयर को खोलने में $3 का खर्च आता है, ठीक है। अगर हम एक बेस पेयर को देखें तो उसमें कितना खर्च आता है? $3 का। तो टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर कितने होते हैं? 3.3 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है, 3.3 इंटू 10 की पावर 9, इतने टोटल हैप्लॉइड नंबर बता रहा हूं मैं। हैप्लॉइड ही देखते हैं जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जब जीनोम की बात करते हैं तो हैप्लॉइड नंबर लेकर चलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए टोटल खर्चा कितना आएगा? अगर एक बेस पेयर के लिए जो खर्चा आ रहा है वो $3 का आ रहा है, इतने के लिए लगभग कितना? तो लगभग $9 बिलियन लगते हैं, यानी इतना ज्यादा खर्चा आता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम 1 वाज कंप्लीटेड इन 2006 मई, तो मई में 2006 में जाकर ये कंप्लीट हुआ था। यानी क्रोमोसोम 1 का जब हमने सीक्वेंस देखा था खोल के, ठीक है, पूरा का पूरा जीन देखे थे कि कितना क्या सीक्वेंस है डीएनए का, तो पूरा सीक्वेंस जब हमने क्रोमोसोम 1 का खोल के देखा तो कब जाके वो कंप्लीट हुआ? 2006 में जाके कंप्लीट हुआ। अगर हम इन सीक्वेंस को मतलब ये जो सीक्वेंस होता है, अगर मैं इनको एक बुक में लिखना चाहूं तो कितनी बुक लगेंगी, कितने पेज की बुक होगी, कितने नंबर होंगे, तो वो सारी चीजें देखते हैं। तो अगर इन सीक्वेंसेस को एक बुक में स्टोर करूं तो हर पेज पर 1000 लेटर अगर हों तो कितनी बुक की जरूरत पड़ेगी? मतलब अगर एक पेज पर 1000 लेटर हो और वो बुक 1000 पेज की हो, यानी एक बुक है 1000 पेज की और हर पेज पर 1000 लेटर है, तो ऐसी 3300 बुक की जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है? तो डाटा को स्टोर करना ही बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहलाता है। आगे अगर हम बात करें, देखो मेथडोलॉजी क्या है। मान लो डीएनए के फ्रेगमेंट है, ठीक है, डीएनए के फ्रेगमेंट कहां से निकाले? हमने डीएनए लिया, और डीएनए को तुम्हें पता है हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में हम देखेंगे कि डीएनए को कैसे कट किया जाता है, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, जिनकी हेल्प से डीएनए को कट किया जाता है। तो कट करने के बाद जो डीएनए के फ्रेगमेंट बचते हैं उनको हम वेक्टर के अंदर ट्रांसफर करते हैं। बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और यीस्ट के अंदर अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है। तो दोनों के दोनों यानी दोनों के दोनों कॉपी करते हैं वेरी लार्ज स्केल ऑफ डीएनए की बहुत लार्ज स्केल पर कॉपी करते हैं। लार्ज स्केल पर क्यों जरूरत होती है? बहुत सारे अगर डीएनए के फ्रेगमेंट हो गए तो हर साइंटिस्ट अपना अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर सकता है, ठीक है, अलग अलग खोल सकता है, इतनी ज्यादा कॉपी बना के दे देंगे। तो अगर लार्ज स्केल पर कॉपी करनी तो हमने बैक और यैक के अंदर भेजे इन फ्रेगमेंट को। हमें क्या प्राप्त हुई? यहाँ पे क्या फाइंड हुआ? हमें बहुत सारी कॉपी फाइंड हुई। इनमें भेजने से क्या हो गया कि बहुत सारी कॉपी मिली। अब इन कॉपी को, यानी डीएनए की मान लो ये कॉपी, ये सारी की सारी कॉपी मिली। अब इन कॉपीज को, ये जो कॉपी है इनका सीक्वेंस फाइंड करना है हमें, तो इनका सीक्वेंस नाउन करना सेंगर टेक्निक कहलाता है। सेंगर एक साइंटिस्ट है, तो साइंटिस्ट के नाम पे सेंगर टेक्निक बोलते हैं। यानी सेंगर टेक्निक की हेल्प से इन जो कॉपी मिली है इन पर डीएनए का, इन पर जो नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस है वो फाइंड करना ही क्या कहलाता है? सेंगर टेक्निक की हेल्प से फाइंड करना कहलाता है, ठीक है। कैसे करते हैं वो नहीं हमें देखना है, ठीक है। उसके बाद ये जो सीक्वेंसेस होते हैं इन्हें दो कैटेगरी में मैंने बांटा है, एक्सप्रेस्ड टेक्निक टैग्स, और सेकंड है सीक्वेंस एनोटेशन। एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स का मतलब क्या है? ESTS भी बोलते हैं इसको, यानी वो वाला डीएनए जो सिर्फ आरएनए में बदलता है। टोटल डीएनए जो होता है ना, सारा डीएनए आरएनए में नहीं बदलता है, लगभग 2% से भी कम डीएनए आरएनए में बदलता है जिसमें इंफॉर्मेशन होती है। अब जब वो वाला डीएनए एक्सप्रेस हो जाए आरएनए में तो उसको बोलेंगे एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स। और जब कंप्लीट ही जीनोम, जितना भी डीएनए है, जितना भी जीनोम है हमारे पास, वो सारा का सारा सीक्वेंस हो जाए तो उसको हम बोलेंगे सीक्वेंस एनोटेशन। लिख रखा है मैंने यहाँ पे, सीक्वेंसिंग होल सेट, यानी पूरा सेट जीनोम का जो दैट कंटेंट ऑल द कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस, जिसमें कोडिंग भी नॉन कोडिंग सारे सीक्वेंस मिलेंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सीक्वेंस एनोटेशन। यानी पूरे का सीक्वेंस करेंगे पूरे जीन सेट का तो सीक्वेंस एनोटेशन, और सिर्फ उसका जिसमें इंफॉर्मेशन होती है उसको बोलते हैं एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स।
अब इन डीएनए सीक्वेंस को जो 2% से भी कम है जो आरएनए में एक्सप्रेस हुआ है, अब इन सीक्वेंस की अगर मैं बात करूं तो इनका पॉलीमॉर्फिज्म की हेल्प से, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, कैसे होता है, ये हमें नहीं जानना, तो बस ये याद रखना है, पॉलीमॉर्फिज्म की हेल्प से प्रॉपर ऑर्डर में लगाया जाता है। ठीक है, इन सीक्वेंस को प्रॉपर ऑर्डर में जो लगाया जाता है वो पॉलीमॉर्फिज्म की हेल्प से लगाया जाता है। आगे अगर हम देखें फीचर्स क्या है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के, तो ह्यूमन जीनोम कंटेन्स 3164.7 मिलियन बेस पेयर। तो कितना ह्यूमन जीनोम के अंदर कितने बेस पेयर होते हैं, इतने होते हैं। ठीक है, उसके बाद एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेस। अगर मैं एवरेज लूं हर जीन का तो ये बोल सकते हैं कि एक जीन के अंदर 3000 बेस होते हैं। ठीक है, लार्जेस्ट जीन डिस्ट्रोफिन जीन होता है जिसके अंदर 2.4 मिलियन बेसेस मिलेंगे हमें। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ जीन्स कितने होते हैं, लगभग 30,000 के आसपास। फंक्शन अननोन है 50% का, जितने भी डिस्कवर्ड जीन हुए ना उनमें से हमें 50% का फंक्शन पता ही नहीं है। ठीक है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म यानी SNPS क्या है, 1.4 मिलियन लोकेशन जीनोम पर, जो 1.4 मिलियन लोकेशन पर हमें क्या मिलता है, SNPS मिलता है, यानी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, जो अभी मैंने बताया। लार्ज पार्ट क्या है, डीएनए मतलब एक जीनोम का लार्ज पार्ट क्या है, तो रिपीटेड सीक्वेंस। रिपीटेड सीक्वेंस क्या होता है, वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में मैं बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, क्रोमोसोम फर्स्ट हैज मोस्ट जीन। जो क्रोमोसोम फर्स्ट होता है, मैं क्रोमोसोम की बात कर रहा हूँ, जीन की नहीं, तो क्रोमोसोम फर्स्ट के ऊपर मोस्ट जीन मिलते हैं, कितने, 2968। और एक मतलब अगर मैं बात करूं ना लार्जेस्ट जीन कौन सा है, डिस्ट्रोफिन। ठीक है, लेकिन क्रोमोसोम फर्स्ट के ऊपर सबसे ज्यादा जीन मिलते हैं, कितने मिलते हैं, 2968। और वाई पे फ्यूएस्ट मिलते हैं, सबसे कम मिलते हैं, कितने, 231। अगर मैं बात करूं जितने भी ह्यूमन के अंदर जितना भी जीनोम होता है उसमें से 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसिस एग्जैक्टली द सेम इन ऑल पीपल। तो ये बोल रहा है कि जो नाइट्रोजन बेस होता है उनमें से 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसिस सेम होते हैं सारे पीपल के अंदर। ठीक है, 0.1% जो अलग होता है वो फिंगरप्रिंटिंग में, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम देखेंगे कि कैसे कैसे अलग होता है और कैसे कैसे साथ होते हैं। ठीक है, तो अगली क्लास में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बताऊंगा, इसको एनसीईआरटी से पढ़ लेना, वही चीज जो मैंने यहाँ पे लिख रखी है सेम लिखी हुई है एनसीईआरटी में। ठीक है, और उसके अलावा जो बचा हुआ है तुम्हारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वो अगली क्लास में हम खत्म कर देंगे। ठीक है।